तो आइए हम लोग इंडिया को शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना। जैसे आपसे एक छोटा सा सवाल हो जाए, व्हाट इज इंडिया, क्या जवाब देंगे? India is an continent in southern Asia. कॉन्टिनेंट? India is a country in Asian continent. तो वो हो गया उस प्रश्न का उत्तर कि वेयर इज इंडिया। अगला सवाल जब मैं पूछूंगा कि वेयर इज इंडिया, तब क्या बताओगे? बोलो सेम टू यू। इसलिए आपको सबसे पहले क्या पूछा हूं, व्हाट इज इंडिया, क्या बताओगे? India is a country. बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा आंसर आया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है। फिर सवाल उठ गया, विच टाइप ऑफ कंट्री? इंडिया कैसा कंट्री है? भारत एक देश है, तो देश है तो कैसा देश है, कैसा कंट्री है, भी क्वेश्चन उठ गया है, बताएं। It is a democratic and republic country. इट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। और कोई? हाँ? बहुत बढ़िया, भावुक हो रहे हो तुम, अच्छा हिंदी बोल रही। तो आपने कहा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं? चलिए, पॉलिटिकली आंसर बहुत बढ़िया, करेक्ट है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, No. माइनॉरिटी बेस्ड कंट्री है, मोनार्की कंट्री है यानी राजतंत्र है यहाँ पर, या धर्मतंत्र है, या लोकतंत्र है, तो क्या बताओगे? लोकतंत्र। जब आप लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब फिर आ जाता है कि अगर डेमोक्रेसी है यहाँ पर, लोकतंत्र है, तो आप बताएं लोकतांत्रिक देश के रूप में लोकतंत्र दो चीजों पर बेस होता है, एक यूनिटरी सिस्टम बेस होता है और एक यूनाइटेड बेस होता है, नहीं? तब इंडिया को यूनियन कहेंगे या यूनिटरी, Union. क्या कहेंगे? यूनियन। संघ है एक भारत। अब जैसे ही संघ की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, यूनियन के लिए एक शब्द क्या आता है? Federal. फेडरल। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से लिखना है ना। यहाँ पे भारत क्या है सवाल है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। तो आपने क्या आंसर दिया? भारत एक देश है, ये ना, ये आंसर दिया, कंट्री है। अब देखो, डेमोक्रेसी मतलब कैसा कंट्री है? लोकतांत्रिक, तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा ना। यहाँ पर कैसा शासन व्यवस्था है? तो डेमोक्रेसी है। फेडरल का मतलब क्या हो गया? संघीय, है ना। अब कहा जाता है कि फेडरल में एक वर्ड जोड़ देंगे, दैट इज रिलेटेड टू क्वासी या सेमी। संघ में जोड़ देंगे अर्ध, ठीक है, क्वासी या सेमी। क्वासी समझ लो, आधा के, क्वासी देख लेना, सही लिखा है। तो सेमी मतलब अर्ध संघीय, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द आ जाएगा अर्ध संघीय या सेमी या क्वासी, क्या होता है, क्या बताओगे? तो उससे पहले जानना होगा क्या? फेडरल। फेडरल को ऑब्लिक में यूनियन भी डाल सकते हो, यूनियन, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है, फेडरल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में काम आएगा, या यूनियन, ये जो होता है
इसमें ये होता है कि जो भी दो देश है, जो भी देश है, उस देश में एक जैसी चीजें नहीं होंगी। जब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र मिल करके एक साथ रहने का वचन देते हैं, एक साथ एक दूसरे की सॉवरेंटी का ख्याल रखने के लिए एक दूसरे को जोड़ते हैं अपने साथ, ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? यूनियन। जैसे हम एक यूनियन बनाए आप सब मिल करके, मानसी बोली हम भी जुड़ जाएंगे, आप भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए, सब जुड़ गए, तो सब अपने आप में तो फ्री थे ना अब तक, लेकिन जब हम लोग मिलकर एक संगठन बनाए, उस संगठन में हम सबका ख्याल रखेंगे, आपकी इच्छा का भी ध्यान रखा जाएगा, इनकी इच्छा का भी ध्यान रखा जाएगा, और हम ये मान के चले कि इसमें ध्यान रखा जाता है, आगे रखा जाएगा, इसलिए हम क्या हो गए? एक साथ हो गए। आप में कुछ कमी है, इनमें कुछ कमी, आपको कुछ चाहिए, इसको कुछ चाहिए, हम एक दूसरे की कमी पूरी कर देंगे और पूरा एरिया का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजों के आने से पहले भारत ऐसा नहीं था। तो भारत था कैसा? याद करो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाओ, चाणक्य थे ना एक, बोलते थे अखंड भारत का निर्माण करना है ना। तो इस अखंड भारत की बात जिस समय एंशिएंट पीरियड में किया जा रहा था, उस दौरान भी अखंड खंड खंड में बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों, दक्षिण के अलग, पूरब के अलग, मध्य के अलग, उत्तर के अलग, पश्चिम के अलग, उन पश्चिम में छोटे छोटे पीस, उत्तर में छोटे छोटे पीस, दक्षिण में छोटे छोटे पीस, पीसेज ऑफ स्टेट्स था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए राज्य। वहां का राजा, जब एक राज्य के राजा से दूसरे राज्य की तरफ जाते थे तब क्या कहा जाता था? उस देश का राजा इस देश आया है। समझ रहे हो? ऐसे ही चलता था। भारत 500 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था आजादी के पूर्व। ब्रिटिशर्स के समय में ये टुकड़े और बढ़ाए गए, छोटे छोटे राजा राजवारों। और देखोगे तो मिडाइवल पीरियड में जो इस्लामिक अटैक हुआ इंडिया में, तो इस्लाम या कोई भी बाहरी जो सत्ता था, या ये कहा जाए अतातुर्क थे, उसका भारत में एस्टेब्लिशमेंट इतना आसान क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से अटैक किया मानसी के राज्य पर, बगल में आपका भी राज्य है, इधर मेरा भी राज्य है। मानसी पे जब अटैक हो रहा था तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही बन रहे थे, तो मानसी का राज उसने हड़प लिया। इवन कि आपने थोड़ा सहयोग भी कर दिया उस समय अटैकर को, फिर कुछ दिन के बाद वो आप पे अटैक किया, हमने सहयोग कर दिया कि बहुत बेकार थे, इसके राज को हड़पा दिया, अब आपका भी राज ले गया। कुछ दिन के बाद मेरे ऊपर अटैक हुआ। ऐसा करते करते टुकड़ों टुकड़ों पर आक्रमण हुआ, ना कि पूरे भारत पर कभी भी आक्रमण हुआ। तो बटा हुआ देश में आसानी से घुसना संभव हुआ सबका। इसीलिए कोई भारत पे हमला करके आज के डेट में भारत को हिला नहीं सकता, टुकड़ों में बटा हुआ था, ऐसा मैप नहीं था। और मैप के अंदर क्यारियां बनी हुई थी, खेत में जैसे होते हैं ना, देखने में बाहर से लगता है एक ही खेत है, क्यारियां बनी हुई थी अलग अलग। इसीलिए बहुत डाइवर्स कंट्री है, विविधताओं का देश है। और जब बहुत सारी डाइवर्सिटी वाले छोटे छोटे देश एक साथ आकर के जुड़ते हैं, उसी को यूनियन या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है इतना? तो दुनिया में फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया, संघीय व्यवस्था का, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रिटेन को देखें। ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इनका क्या है? एक संग्रह यूनाइटेड किंगडम का। दूसरा यूएसए लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
टुकड़ों में बटा हुआ छोटे छोटे बस्तियों में काम करने वाले देश, बिजनेस करने वाले लोग। 1688 का जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, 1776 में यूएस में, जो आज का यूएस है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, और जब वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है तो री एस्टेब्लिश के दौरान उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके उसका नाम क्या दिया जाता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तब वो भी क्या हो गया? एक फेडरल यूनियन। उन 13-14 जो बस्तियां थी शुरू में, सब डाइवर्सिटी थी सब में। कोई फ्रेंच बस्ती है, कोई स्पेनिश है, कोई ब्रिटिशर्स का है, कोई लैटिन है, कोई कुछ है। सब एक साथ मिलकर काम करने का वचनबद्ध हुआ। बाद में ये 50 राज्य में बटे। आज अमेरिका कितने राज्यों का संघ है? 50 स्टेट्स का। क्लियर? भारत 1947 आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किए। भाई किधर रहेगा? मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, कई रिलीजन्स रहे, 5-6 मेजर रिलीजन्स निकल के आया। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रभुत्व था। उसको रीऑर्गेनाइज करने में फाइनली उन्होंने सफलता पाई, और फिर एक स्ट्रक्चर क्या बना? फेडरल। और उस फेडरल सिस्टम में कहा गया कि हे हैदराबाद के निजाम, तुम भारत में मिलो, तुम्हारी शर्तें मानी जाएंगी। हे गुजरात के जूनागढ़, तुम भी भारत में मिलो, तुम्हारी शर्तें मानी जाएगी। तमिल मिलो, शर्तें माने जाएंगी। मलयालमी मिलो, शर्तें मानी जाएगी। मराठी, गुजराती, बंगाली, सब मिल करके क्या बनाया? एक यूनाइट इंडिया, जिसको कि कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। अब कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में होता है कि जब आप सब हमसे मिले तो जब मर्जी होगा साहिबा उधर हो जाएंगी, प्रवीण को भी मन होगा, मानसी उधर हो जाएंगी, वो उधर हो जाएंगे, हम भी इधर हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड संघ। संघ में कभी भी डिस्प्यूट होने पे वो आपस में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जैसे मिले थे वैसे अलग हो जाएंगे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल थे, वो जानते थे कि ये भारतीय हैं, इनकी हरामखोरी खत्म नहीं होगी। इतने टुकड़ों में पहले से बटे रहे, जो सब लूटा आकर। इसको करो, एक साथ तो बोलो आओ मिलते हैं, ऊपर से एक बाइंडिंग बांध दो, चाह के भी अलग नहीं हो सकेगा। कोई भी स्टेट अपना कोई भी डिसीजन बगैर सेंटर से पूछे हुए नहीं लेगा, जिससे कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा। और वो बाउंडिंग जो थी, उसी में एक शब्द आ गया, क्वासी, सेमी। फेडरल होते हुए भी फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना होकर के आधा फेडरल ही है। फेडरल में होता है कि सबको बराबर अधिकार है, तुमको भी हमको भी, जो लोग मिले एक ग्रुप में। मान लो कि ये सारे राज्य मिले आपस में तो सबको बराबर अधिकार, लेकिन यहां बोला बराबर अधिकार नहीं। अधिकार तो देंगे, तुम अपने स्टेट के अंदर जो नियम लागू करना है, जितना बेहतरी के लिए प्रयास करना है करो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं बनाओगे जिससे तुम भारत से अलग होने की कोशिश करोगे, फिर भेजेंगे इंडियन आर्मी को। ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी या सेमी फेडरल। अलग नहीं हो सकता। बाकी सब में अलग हो सकता है, 50 स्टेट है, अलग हो सकता है। अमेरिका, रशिया भी था, यूएसएसआर था ना, सोवियत संघ रूस, हो गया ना अलग सब। जब चाहा अलग हो गया ना, 91 में रशिया बिखर गया ना। भारत ना बिखरा था ना बिखर सकता है, पिटाई हो जाएगी, सीएम उठा लिए जाएंगे वहां से, ज्यादा इधर उधर करेंगे। आपके यहाँ के भी अमित शाह भेज ही देते हैं, ममता दिख धमका का हो, सब काम करिए, भारत विरोधी काम नहीं हो। नहीं तो ये सारी चीजें, छोटा सा शब्द है फेडरल, देखो ये सब चीजें पॉलिटिकल साइंस वगैरह कहाँ पढ़ाने कहाँ दिया गया, माथा तो सब हिला कर रखे हुए। लेकिन इस बार
इंडिया, इन सब सेक्शंस के बाद जबरदस्त चलेगा उस सब, और एक एक क्वेश्चन जड़ से पूछा जाता है। आइए, तो भारत कैसा देश है, अब क्या कहोगे? फेडरल कहोगे, है ना, जिसमें फेडरल में क्या फॉर्म कहोगे? क्वासी फेडरल। तो डायरेक्ट आप क्वासी फेडरल भी बोल सकते हो। अब शुरू में ही क्वासी फेडरल बोल दिए, तब फिर पूछ देगा कोई कि फेडरल और क्वासी फेडरल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि फेडरल में सब अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, अपनी इच्छा से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्वासी है हमारा सेम ही है। अपनी इच्छा से हम जुड़े तो थे, थोड़ा माना मनोबल के बाद, थोड़ा दबाव वबाव डाल के बाद, लेकिन अपनी इच्छा से चाह करके भी अलग नहीं हो सकते। सभी शक्तियां, जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, वो किसके हाथ में? सेंटर। और यहाँ पे बनाया गया सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य पर आधारित अर्ध संघीय व्यवस्था। तो सारी शक्तियां किसके पास? सेंटर के पास, मेजर जो पावर्स। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था, देखो आंसर कितना बड़ा हुआ। बाकी फेडरलिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें। अच्छा तुम लोग बच्चों बताओ, एक शब्द का मीनिंग नया साल में, ये बताओ कि ये सही है या ये सही है? सब एक सुर में बोलो तब मानेंगे। आप सब लोग इसी को दे दिए, ये मान लो, और ये क्या है फिर? बोलो गलत है। हो सकता है कि आप नालायक भी हो सकते हैं। देसी वे, गाना सुने हो ना ऐसी वैसी देसी वे, कुछ था ना ऐसे ही, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा धुन ध्यान में आ रहा है। ये देसी होता है या देशी होता है? बोलो आज तक कोई देशी नहीं बोलता है हरियाणा वाला, हम देशी लड़के हैं। बोला कोई? क्या बोलता है? देसी। समझ रहे हो? इसका मतलब ये भी गलत नहीं है। अब ध्यान देना, एक और शब्द मजा आएगा, तब कहोगे अगर उल्टा बोला अभी तो बताते हैं। हम तो ठहे परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अब बताइए इन दोनों में कौन सा सही है? नीचे वाला या ऊपर वाला? मूवी देखा परदेश, शाहरुख खान? ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया है, क्यों बनाया गया ये? अब देखो, एक बच्चा कंप्लेन रहा मेरे साथ, आय हाय, बताओ कौन सा सही है? और फिर नीचे वाला, ये देसी है, ये देसी है। ये सब छोटे छोटे शब्द है, मजा आ जाएगा। देखो बच्चों, ये जो देश है, देश शब्द जो है उर्दू से निकला है, समझ रहे हो? उर्दू में जो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है, श और स में जो है डिफरेंसेस होते हैं, समझ रहे हो? हर चीज को उसमें निकाला गया। और ये जो देश शब्द है, ये उसके लिए यूज किया गया। देश मीन्स that native place which is related to your previous generation to coming generation by birth, spiritually, genetically, emotionally, socially, culturally. You never try to leave this place and that culture related to this place. That is called desi. पगड़ी उगड़ी बांध के चल दिए लाठी लेके और ये निकाल रहे तो लड़के क्या कहलाते हैं? देसी। देसी मीन्स क्या? कि बाय बर्थ जिस कल्चर से जुड़ा हुआ, जिस जगह से जुड़ा हुआ है, उसको कभी भी वो छोड़ नहीं सकता। वैसे जगह के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? देश। वो हमारा देश है। अब बताना जरा, भारत गांव का देश है, जानते हो बात, सुनते आए हो। असली भारत कहाँ बसता है? दिल्ली क्या है? देश बन गया ये।
इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, यहाँ तरह तरह के ट्राउजर आ गए, ट्रेजरी हो गया, समझ रहे हो। लेकिन हमारे खेत खलिहान देश है, बाउंड्री पे बसा हुआ लोग देश है, दूर दराज के रिमोट एरिया में बसा हुआ लोग असली भारत है। दैट इज कॉल्ड देसी। उस पर मॉडिफिकेशन का ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसीलिए बोलते हैं मेरा देश बिहार। मजदूर लोग काम करते हैं, कहते हैं कि हम अपना देश जाएंगे ना, हमारे देश में चलता है, सुनते होगे। वो राज्य नहीं बोलते, हमारा देश दूर है ना, अरे तू विदेश से आ गई। दैट इज कॉल्ड देश। जिस मिट्टी से तुम्हारी पहचान होती, दैट इज योर देश। और इसी का मॉडिफिकेशन रूप शब्द क्या आया, देश। रवीश कुमार प्राइम टाइम में लेके आते थे देश की बात। कभी भी यूट्यूब पे जाओगे तो प्रीवियस लेक्चर उनका देख सकते हो। देश की बात में उस भारत की हकीकत को दिखाते रहे लगभग 2 साल लगातार, कि गांव में सड़कें हैं कि नहीं, किसानों का जनजीवन कैसे जी रहा है, अस्पताल है कि नहीं, बालकों को रोजगार है कि नहीं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने शिक्षक हैं, लाइट बत्ती की क्या व्यवस्था है। वो 2 साल में सारा प्रोग्राम किया, 100 से ज्यादा। देश की बात, हेडिंग ही आएगा यूट्यूब पे, जैसे ही टाइप करो ये वाला नहीं आएगा। मजा आया। ये जो परदेश है ये बाबू प्रवीण वाला हो गया, ये ऐसे बन गया, दैट इज राइट। और ये जो है परदेश, दूसरे देश में, दूसरे के गांव में, कनाडा में, यूएस के लोगों के बीच में आप जाके रह रहे हैं, उसको परदेश बोलते हैं। पर मतलब दूसरा, देश मतलब उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रहन सहन है ना, उसमें जाके आप बस गए, रह गए। ठीक है। तो ये जो गाना इन सब का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, मैं तो सारे उर्दू के बड़े बड़े लोगों से सीखता हूँ ना, सुनता हूँ बहुत बारीकी से, सीखता हूँ। तो गाना आएगा परदेसी परदेसी जाना, उसमें स है कि स है, कभी ध्यान देना। समझ रहे हो। परदेश मूवी के अलग अलग फॉर्म है, सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जिसका रहन सहन दूसरे जैसा हो, आपसे नहीं मैच करता हो, वहां आप रह रहे हैं तो आप कहाँ हैं, परदेश में। कनाडा चले गए, यूएस चले गए तो क्या है, परदेश। अच्छा सोचो, गांव से जो दिल्ली आया वो भी क्या बोलता है, परदेश जा रहे हैं। वो परदेश में रहते हैं, शुरू से बचपन सुनते आते थे, समझ नहीं आता था। परदेश में बोल दिए दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में, परदेश में, परदेश दूसरे देश में, जहां से आपकी मैचिंग नहीं होती। आया समझ में। देखो छोटे छोटे शब्द हैं हिंदी के, आइए, इसलिए हम भी उतना गलत नहीं है। व्हाट्सएप समझ में आया। अब आ जाओ, देखो भारत देश बोल दिए। अच्छा एक शब्द आता है बच्चों, थोड़ा समझाई देता हूँ, इंडिया नेशन। एक शब्द एक शब्द आता है स्टेट। इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, अब आप बताइए भारत क्या है। भारत एक राष्ट्र है या भारत एक राज्य है, राष्ट्र है। 3 स्टार मिला, सरासर गलत, गलत, सरासर गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि राष्ट्र शब्द का मीनिंग आपको, इसका अर्थ आपको पता नहीं है, सुनते आए हैं बस, सुना सुनाया। यू डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ
नेशन। पढ़ के तब मीनिंग जानोगे तो कहोगे हाँ ये बात भी सही कह रहा है, राइट। अब बताइए, तो भारत क्या है? एक राज्यों का संघ बोले ना, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया एक स्टेट, फेडरल स्टेट नहीं, पॉलिटिकली। अब इन दोनों शब्दों का मीनिंग जान जाओगे तो भारत को समझ जाओगे। इंडिया का इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी मैं लेकर आऊंगा ज्योग्राफी पे, उसके शब्द से ही चल रहा हूं, अपने ही देश का। बढ़िया लेक्चर सुन रहे हो तुम लोग तो। अब आइए देखिए बच्चों, ये जो स्टेट है, एक स्टेट जो होता है वो चारों तरफ से एक कटीली तार से घिरा हुआ, बाउंड्री से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिस पे उसका स्वयं का अधिकार होता है। ये पहला एलिमेंट किसके लिए जरूरी है? स्टेट के लिए। तो आपने कह दिया एक सीमा होगा, एक बाउंड्री होगा स्टेट का, जिसके अंदर कोई विदाउट परमिशन आ नहीं सकता। पक्का? इस बाउंड्री के अंदर बच्चों ये जो हमने डॉट डाले, लोग रहते होंगे, निश्चित लोग रहते होंगे या अनिश्चित लोग रहते होंगे? निश्चित। इसका मतलब निश्चित पॉपुलेशन होगा, नहीं, कंफर्म फिक्स्ड पॉपुलेशन होगा। तो इसका एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होगा, निश्चित जनसंख्या होगी। पक्का? निश्चित जनसंख्या इसलिए क्योंकि सेंसस के थ्रू उसको काउंट किया जाता है टाइम टू टाइम। फिर चलेगा CANRC देखना, बस राम जन्मभूमि का, हाँ, वो होने के बाद शाहीन बाग का सीन फिर चलेगा। क्या बताएं, कोचिंग भी नया, आंदोलन भी फिर शुरू। आइए बच्चों, अब आप बताइए, इस स्टेट को रन करने के लिए एक निश्चित गवर्नमेंट होगी, एक निश्चित सरकार होगी, और यह सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों डिसीजन लेने में सक्षम होगा। दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संप्रभुता। सॉवरेन स्टेट होगा। बिहार आंतरिक और बाह्य निर्णय में सक्षम नहीं है। बंगाल अंदर और बाहर दोनों निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये नहीं कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के साथ मीटिंग कर देंगे, ऐसा पॉसिबल, इसलिए बंगाल एक राज्य, इट इज अ प्रोविंसेज ऑफ इंडियन स्टेट्स। क्षेत्र है, एक प्रोविंस है, रीजन है इंडिया का। आमतौर पे राज्य बोल देते हैं, वो अलग बात है, बोलते आए हैं बोल देते, इनकरेक्ट। ठीक है, वो क्या है? प्रोविंस है, टेरिटरी है, इंडिया का टेरिटरी है, रीजन है, प्रोविंसेज है। नहीं, यूपी भी है, MP भी है, सब है, हरियाणा भी है, मत सोचो। सब दीज आर द प्रोविंसेज ऑफ इंडियन स्टेट्स। एक फेडरल स्ट्रक्चर में ये सब क्या है? भाग लिए, पार्टिसिपेंट है, ये प्रोविंसेज है। यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जिसका नाम लोगे सब। क्लियर है? ये कभी भी सॉवरेन नहीं होंगे, और इसी संप्रभुता के अभाव में ही हम इनको राज्य का दर्जा नहीं दे पाते। भारत ही केवल आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय लेने में सक्षम। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजन इंडिया ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है। कोई भी जो इंडिया के
जो प्रोविंसेज हैं जिसको स्टेट्स बोलते हैं आमतौर पर, वो डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर है? तो राज्य के लिए एलिमेंट समझ में आ गया। इट मीन्स स्टेट इज अ पॉलिटिकल फिनोमिना, it is related to some facts and figure, it is based on some facts and figure, और 4 एलिमेंट्स जरूरी है इसके। राज्य जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है जो 4 तत्वों पर आधारित होता है मुख्य रूप से। लिख ली कोमल करें, पूनम लिख ले। राज्य जो है राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है जो कुछ तत्वों पर आधारित होता है। भारत के लिए कितने तत्व हुए? 4। देयर आर 4 मेजर एलिमेंट्स which decides the definition of states, Indian states. क्लियर हो रहा है? अब आ जाओ राष्ट्र। भारत एक राष्ट्र नहीं है, कितना दुख हुआ सुन, है ना? क्योंकि अभी तक हम भावनाओं में उसे सुन रहे थे, किताबों में उसको पढ़े ध्यान से नहीं थे, चैप्टर नहीं पढ़े। देखो ज्ञान हमेशा ध्यान रखना, पढ़ के हासिल किया हुआ ज्ञान ही परफेक्ट होता है। अपने गुरुजनों से सुनकर पाया हुआ ज्ञान भी परफेक्ट होता है। मैंने पहले पैटी की दिया, पढ़कर प्राप्त ज्ञान किसी ग्रंथ से, बुक से परफेक्ट होता है। गुरुजनों से सुनकर भी परफेक्ट होता है, भी लग गया यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो अ मीडियम टू गेनिंग नॉलेज, बट मेन परफेक्टनेस किस में डाला हूं? पढ़कर, किसी बुक से, ग्रंथ के। क्योंकि अच्छी चीजें, ऑथेंटिक चीजें प्रिंटेड होती, लिखी जाती, किसी भी देश के बड़े पब्लिकेशन से छपी हुई होती, समझ रहे? ऑथर का उस पर रिसर्च होता है, वर्क होता है, दैट मेक्स परफेक्ट। ठीक है? उसको पढ़ के कोई आपको कुछ बता रहा है तो वो भी एक तरीका होगा, जैसा मैं बता रहा हूं, ये भी एक माध्यम है ज्ञानार्जन। क्लियर है? लेकिन सबसे पहला माध्यम क्या है? ग्रंथ, बुक। बुक से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। लिख के हमेशा ध्यान। उन्हीं बुक्स में लिखी गई बातों को मैं आसान करके आपको समझा रहा हूं, बस इतना ही मेरा काम है। आई एम जस्ट डूइंग अ वर्क ऑफ मीडिएटर, कि आपको कैसे बुक की बात आसानी से आप तक पहुंचे। चलिए आइए, राष्ट्र। नेशन इज रिलेटेड टू आवर सेंटिमेंट, द कलेक्टिव इमोशंस इज कॉल्ड नेशंस, विद अ टेरिटरी, अ पर्टिकुलर रीजन। तो आप लिख देंगे कि राष्ट्र सामूहिक भावनाओं पर आधारित नेशन इज अ कलेक्टिव इमोशंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। राष्ट्र सामूहिक भावनाओं पर आधारित है, जिसका संबंध जिसका संबंध उस स्थान से होता है जहां हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हम स्वयं जन्म लेते हैं। इसका संबंध हमारी उस सभ्यता और संस्कृति से होता है
जिसमें हम पले बढ़े होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपने क्या लिखा? इट इज अ collective emotion regarding a particular place प्लेस वेयर वी born, it is related to our civilization and culture, culture, civilization, culture. It is also continuously carrying our generation for a long time. अब आप मुझे बताइए, जब कोई चीज बच्चों हमारे कल्चर से रिलेटेड है, संस्कृति से संबंधित है, तो पक्का हमारी एक संस्कृति होगी, जो पहचान होगी हमारी, आपकी, इसकी, 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 सबकी। और भारत की एक संस्कृति है, कहोगे नहीं, इट्स डाइवर्स। कल्चरली क्या है ये? बहुत डाइवर्स। तो जब राष्ट्र की पहचान ही उसकी सभ्यता और संस्कृति की यूनिटी से होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस से होता है, कलेक्टिव इमोशन से होता है, तो आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, उड़ीसा के जंगलों में निवास कर रहे हमारे नक्सली भाई बंधु, जो हैं तो भारतीय है ना, उसका इमोशंस, कलेक्टिव इमोशंस दिल्ली के प्रति है, बेंगलुरु के प्रति है, या उस प्लेस के प्रति है? उसका राष्ट्र कौन सा हुआ? दैट नेटिव प्लेस बिहार का, बिहार के रहने वाले, बिहार के खेतों में काम करने वाले, बिहार में जैसे भी जीवन जिया, 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी वहीं पे वो अपना जीवन जी रहे हैं, उसका नेटिव प्लेस क्या हुआ? और दूसरा, सबसे पहले आपसे कभी कुछ पूछा जाए कि आप बड़ा होकर बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके किसका नाम रोशन करना चाहेंगे, तो गलती से भी देश का नहीं निकलेगा मुंह से, पहले क्या निकलेगा? माता पिता का। सच में निकालते भी उसी का नाम है, पहले मुंह से भी निकलता है और करते भी उसी के लिए। माँ बाप से बाहर कौन सोचा है सबसे पहले? पहले माँ बाप, क्योंकि माँ बाप अनसेफ है। चलिए उससे थोड़ा बाहर निकलिए, तो अपनी कास्ट, जाति के लिए, कास्टिज्म, कि भाई हम अपनी सोसाइटी को बेहतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा उससे बाहर निकलिए। तो अपना रिलीजन, अपने धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने को सोचेंगे, थोड़ा और बाहर निकलिए, तो अपने रीजन, जो आपका क्षेत्र है वो पूरा, उसको आगे बढ़ाने को सोचेंगे। तो जिस इतने बड़े देश में इतना फैमिलिज्म हो, इतना कास्टिज्म हो, इतना रिलेनिज्म हो, इतना क्षेत्रिज्म हो, रीजनलिज्म, ये सारी चीजें हो, वहां एक नेशन कैसे कहोगे? पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। जिसका खुद का घर सुरक्षित ना हो, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचेगा? पहले किसके बारे में सोचेगा? अपने फैमिली, अपने पेट के बारे में। 150 रुपए में बम पटक देता है भारत के ऊपर, अपने ही लोग तो होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा असुरक्षित है, भूखा था 8 दिन से। कोई बोला ये पैकेट वहां जाकर रख देंगे, 500 रुपए देंगे,
बोला बिल्कुल मालिक रख देंगे। रख दिया, रख के निकला, बम उड़ गया, बम फट गया, कश्मीर दहल गया। ऐसे से सैकड़ों घटनाएं अभी तक होती रही हैं, होती रहती हैं। नक्सली अपने लोगों को उड़ा देता है, बम बिछा देता है, मार देता है लोगों को। वो कौन है? अपने लोग हैं ना। भारत को भारत नहीं समझता है, राष्ट्र समझता है। वो यही सोचता है कि हम कल भी गुलाम थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर गुलामी का पहरा लगाया हुआ था और हमारा शोषण करके, एक्सप्लॉइट करके, जैसे भारत से बाहर धन लेके जाता था, हमारी संपत्ति लेके जाता था, हमारे खेत खलिहान से अनाज लेके जाता था, मसाले लेके जाता था, कॉटन लेके जाता था, उसको अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज करके हमें ही आके महंगे दामों में बेचता था, हमारा पैसा भी हमसे ले जाता था। भारत को समझना एक नक्सली एरिया और अंग्रेज को समझना भारत सरकार। तो जैसे ब्रिटिशर्स ये काम इंडिया के लिए करता था, वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी हम गुलाम ही हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का सारा माइंस, कोयला, लोहा, तांबा जो भी है, हमारा सारा झारखंड का, हमारा सारा उड़ीसा का, सब कुछ में हम हैं और हमारे ही घर में दिया नहीं जल रहा है। ये दिल्ली बेंगलुरु में बैठे हुए चमकते शहरों में ब्रिटेन वालों हमारी सारी चीज़ों का शोषण करके ले जाता है। सारा खर्च कहाँ करता है? दिल्ली पे, बेंगलुरु पे। कोलकाता को चमकाता है। 100 किलोमीटर दूर दुनिया लूटी पड़ी, गरीबी का आखिरी चरण में लोग जी रहे हैं। आज भी एक कैप्सूल ढंग का नहीं है जो बुखार उतार सके, झाड़ फूंक से काम चलाता है। तो लग रहा मुश्किल होगा ना। ऐसे बड़े देश में, बड़े क्षेत्र में एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट इंडिया इज जस्ट ट्राइंग टू बी अ नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट कंटिन्यूसली। इट इज अंडर प्रोसेस टू मेक नेशनलाइजेशन टू होल कंट्री, लेकिन ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं। छोटे कंट्री, ताइवान, जापान, ऐसे देशों में राष्ट्र एक स्टेट कहा जाता है, जब नेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जय हिंद किया तो पूरा भारत जय हिंद किया। हर व्यक्ति काम पर निकला तो पहला अपना न्यौछावर किसके लिए दिया? देश के लिए। इंडियन आर्मी की तरह कौन काम करता है? बोलो कोई नहीं। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहा जाता है कि इंडिया में नेशनलिज्म कब डेवलप होगा, राष्ट्र की भावना कब विकसित होगी लोगों में? जब उसका परिवार, उसका सब कुछ सुरक्षित होगा। आप नौकरी, हम नौकरी करना क्यों चाहते हैं? फैमिली के लिए या देश के लिए? बोलो देश के नाम पे फैमिली के लिए। परिवार के लिए है ना। पहला प्रायोरिटी किसकी है? कि कहोगे कि परिवार मरे चाहे जिए, हम जा रहे हैं देश के लिए। ये इंडियन आर्मी ही कर सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी भी क्यों करता है? क्योंकि जान रहा जिस दिन हम शहीद होंगे, जिस दिन देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चों को ये देश पालेगा, कि सम्मान के साथ उसको अच्छी सुविधाएं देगा, पेट्रोल पंप देगा, रोजगार की सुविधाएं दे देगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हमारे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है, हम देश के लिए लड़ेंगे। तभी तो नेशनलिज्म उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो सारी सच्चाई कहाँ टिकी हुई है? कि हमारा परिवार कितना सुरक्षित है। समझ रहे हो? अब परिवार ही सुरक्षित नहीं होगा तो आप कोई काम करना चाहेंगे? तो वहां से शुरू होती है नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। जापान का हर व्यक्ति का परिवार की जिम्मेदारी किसके पास? देश के पास, राष्ट्र के पास। एक कंट्री में कहा भी जाता है कि राष्ट्र का संचालक उसका पिता हो। उस राष्ट्र के सारे सुख दुख का मालिक कौन होता है? उसका पिता होता है। उसकी जिम्मेदारी है उसके स्वास्थ्य की देखभाल करे, बच्चे की देखभाल करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, उसको अच्छा जीवन दे। जब वो निभाएगा तो उसके बच्चे अपने आप ही देश के लिए हमेशा कुर्बान रहेंगे। लेकिन सबको पता है कि देश कुछ करवर नहीं रहा, इन नेताओं के हाथ लग गया। तो सब लोग अपने परिवार के अपना खुद अर्जित करते हैं, एक ही बैनर तले रहते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत माता की जय। जहां परिवार खतरे में आता है वो खुद खतरे में आता है,
वहीं समय भारत माता क्या कर देता है, कहीं न कहीं लहूलुहान कर देता है, चाहे कश्मीर में करे, छत्तीसगढ़ में करे, नॉर्थ ईस्ट में करे या साउथ में, कहीं भी करे, कर देता है ना। जी सर। उसका रिलीजन खतरे में आए कर देगा, उसकी जात खतरे में आए कर देगा आंदोलन, फोड़ देगा, सिर उड़ा देगा। क्षेत्रवाद, उत्तर भारतीय वर्सेस दक्षिण भारतीय, चलता है ना ये सब। जिस इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में, इतनी बड़ी विविधताओं से भरे देश में, जहां क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, नारीवाद है, पुरुषवाद है, जहां इतनी सारी चीजें फैली हुई है, धर्मवाद है, वैसे देश में नेशन का कॉन्सेप्ट लाना टफ काम है। हाँ, भारत एक विकसित देश होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं, हर घर में इनकम होगा, हर घर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तो हर घर से आवाज किसके लिए निकलेगी, देश के लिए, तब भारत भी एक राष्ट्र में तब्दील हो सकता है। अभी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये राष्ट्र शब्द जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज टू कलेक्ट आवर इमोशंस विद कंट्री। कुछ हो नहीं खाने पीने का, इमोशंस कलेक्ट तो करो भाई, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा नेशन है। वो शब्द भावनाओं को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इंडियन आर्मी ही राष्ट्र शब्दों का प्रयोग हमेशा किया है, कि राष्ट्र के लिए जान हाजिर है, नेशन के लिए हम बने हैं, इंडिया से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम आप सब कूद पड़ेंगे, आपके परिवार की जिम्मेदारी ले लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट ऑफ इंडिया, सबके घर की, कूद जाओगे सब कहीं भी। अपने लिए कोई जीने आया ही नहीं धरती, हमेशा ध्यान। एवरीबडी डूइंग एवरी वर्क फॉर अदर्स, अदर में जो आ जाए उसके। आप आज पढ़ रहे हो अपने लिए, ना ना ना, लगता भी हो तो गलती से मत सोचना, पढ़ के जॉब लग जाएगी, अपने लिए ना। जॉब होगी, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, परिवार बढ़ेगा, उसके लिए। तब पता चलेगा अपने लिए कर रहे थे, सच में करी कहीं और जुड़ी थी। फिर हमारी याद आई, एक बुजुर्ग कहा करता था, कोई अपने लिए कुछ नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना, अपने लिए करने लगोगे तो दुनिया नहीं चलेगा, सब जीता किसके लिए। तुम देखते हो ना, फिल्म में दिखाता डॉन, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो खुल खुल के लड़ेगा ना। और जैसे सनी देओल ज्यादा इधर उधर किया, बेटे को किडनैप कर लिया, अब जरा इसका टेटुआ दबा दूंगा, और इधर पहले करता है ना, वो बेचारा सरेंडर कर देता है कि भाई मार ही देगा, सही परिवार को ही पकड़ लिया, उस समय करता है कि नहीं सरेंडर, उपाय जो खोजे बचने का, अपने लिए नहीं जीता। हर व्यक्ति लड़ता है, अकेला हो चाहे परिवार के साथ हो, वो अदर्स के लिए करता है। अब वो अदर्स बहुत बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलिज्म, कि पूरा देश, हम आप बैठ के देश की चर्चा चला ले रहे हैं, राष्ट्र की चर्चा चला ले रहे हैं, लेकिन जिसके घर में आज चूल्हा नहीं जला होगा, वो राष्ट्र की चर्चा चला रहा होगा, वो सोच रहा होगा पटरी बेच दे रेल का कहीं से भाई शाम का चलेगा बढ़िया से, है ना, है? हम लोग को मिला हुआ है सब कुछ, तब ना राष्ट्र पे चर्चा चला रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कौन डिस्कशन कर रहा है राष्ट्र की, जिसका ये सब भरा हुआ है, बच्चा लंदन पढ़ रहा है, वो बैठ के क्या करता है, कैबिनेट में राष्ट्र की चर्चा चलाएगा या मंचों पर। लेकिन जिसकी स्थिति खराब है, वो भारत की स्थिति देख रहे हो, ठंड से हम लोग इतने कंबल और इस सब के बीच में रहते हैं, अभी भी रोड पे दिख ही जाएंगे ना, वो भी तो इंसान, इसी भारत माता का सपूत वो भी है, वो क्या राष्ट्र समझेगा वो तो जेब काट देगा आपका, वो उसको जीना है, उसे भी जीना है। अब समझ में आया, इसलिए नेशन शब्द देखो कितना खतरनाक। कहा जाता है कि राष्ट्र ऐसे बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट एक राज्य जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। राष्ट्र इमोशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम सीमा से बांध, बाउंड्री से बांध नहीं सकते। नेशंस में बी बियॉन्ड द बाउंड्री, राष्ट्र जो है सीमा के पार भी हो सकते हैं। जैसे देखो ना, ये हुआ अमृतसर और ये हुआ लाहौर, बहुत ज्यादा किलोमीटर नहीं है, 2 ही डिजिट, 2 डिजिट वाले तो हम लोग स्कूटी साइकिल से निकाल देते, बिहार के लोग हो तो पैदल 3 डिजिट तक निकाल देते हैं 1200 किलोमीटर नहीं,
इसके बीच से बच्चों रेड क्लिफ ने एक बाउंड्री खींच दी, बना दिया भारत और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर दोनों क्या था, शुरू से एक रहा है। यहाँ भी मुस्लिम पंजाबी मिक्स, यहाँ भी मुस्लिम पंजाबी मिक्स, सिख मिक्स, दोनों थे, आज भी है। थोड़ा सा बाघा बॉर्डर खुलता है, सब किधर लपेट लेते हैं, अपना गुरुद्वारा उसका, उसका गुरुद्वारा अपना बना लेते हैं। मुस्लिम से उधर से उधर से जाते हैं ना। तो कहा जाता है कि कल्चर से जुड़ा हुआ है नेशनलिज्म, सो इट इज नेवर डिवाइडेड बाय एनी बाउंड्री, बियॉन्ड द बाउंड्री होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कल्चर हो सकता है सेम। देखो ना, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री खींच दिया, इधर बना दिया वेस्ट बंगाल, इधर क्या हुआ, ईस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल 1947 में क्या था, ऐसे कर दो, वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल जो है ये लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में, बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया। पश्चिम बंगाल को बोला ये हिंदुओं का बंगाल है, और पूर्वी बंगाल को बोला ये मुस्लिमों का बंगाल है, ताकि डिवाइड एंड रूल पे काम कर सके। 1947 आया, बोला जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा उसे पाकिस्तान में शामिल किया जाए। इधर वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। कब, 1947 में। ये कब था, 1905 में। ये दोनों 1947 में ये दोनों क्या हुआ, वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल ही रहा। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, 10th से परेशान था, जवाब मिला बीए में कि जब है ये ईस्ट में तो इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों रखा। पूरब में स्थित एक राज्य को पश्चिम बंगाल बोलते, माथा हिल गया। और टीचर लोग बोलते थे कि फालतू बात करता है हमेशा। अरे ये नहीं कि 2 लाइन लगेगा समझा, शायद उसे भी नहीं आता, उनको भी महान आत्माओं प्रणाम। तो नहीं बताते थे, थोपिया देते थे या फिर डांट उठ के बैठ ही जाते चुपचाप। सवाल बड़ा लॉजिकल उठता था। देखिए, जो ईस्ट में हो उसे वेस्ट बंगाल बोल। अब देखिए, फिर आया 1971, वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल ही रहा, ईस्ट बंगाल क्या बन गया, बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल बीडी बन गया, बीडी बांग्लादेश, बैठ के पियो वहां। तो देखो, बांग्लादेश बन गया। अब आप समझो, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कोई फर्क लगता है दोनों कल्चर में, सेम। बॉर्डर के इस पार से मछली उधर भाग जाता, मछली इधर भाग आते हैं, इधर से फ्राई किया उधर पकड़ा दे, उधर वाले के इधर पकड़ा दिया, है ना रितु, मछली उसको लगता है जैसे उसको मुंह में कोई मछली डाल दिया। देखा, एक भाग देखना मछली ने, कुछ और बोलो, घी दूध थोड़ी बोलेंगे, वहां होता ही नहीं, वहां गड्ढा है। तो ऐसे कर दिया, दोनों का कल्चर सेम, इन दोनों का नेशनलिज्म एक। इसीलिए जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे, ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे वो वाला पाकिस्तान जुर्म करने लगा, इसको डिवाइड तो कर दिए यार, ये उससे अलग ही नहीं होता, दोनों नौता पिहान कर रहा है एक दूसरे के साथ। कोई मौसी घर जा रहा है, कोई ससुराल जा रहा है, किसी गैया उधर भाग गई, किसी बकरी इधर आ गई, खूब कर रहा है आपस में। इसको खर्चा पानी देना थोड़ा कम किया कि तुम भारत से कम मतलब रखो। कुछ दिन बाद आर्मी रूल लागू कर दिया, ज्यादा इधर उधर कर रहे हो, असम में भी घुस जा रहे हो, जिधर मर्जी उधर नहीं जाओगे। बेचारे पे जब जुर्म होने लगा, भूखे मरने लगे। इधर कैंप में आकर के, बॉर्डर पे हम भी कैंप लगा दे, आओ भाई खा लो थोड़ा फिश फ्राई जो भी खाना है। लास्ट में इंदिरा गांधी के समय आते आते इंदिरा गांधी तंग आ गई, बोली जितना एक स्टेट का बजट है उतना तो लंगर खिला दे रहे हैं वहां। पाकिस्तान ध्यान रखो लोगों का, वो भी अपने ही लोग हैं। नहीं माना, अटैक करवा दी। इंडियन आर्मी, नेवी, सबकी बड़ी जोरदार प्लानिंग हुई, और फाइनली बोला गया कि मुझे एक स्वतंत्र देश चाहिए, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और हमें उस पर कब्जा करके अपनाना नहीं है, उसे उसकी स्वतंत्रता दे देनी। इंडियन आर्मी ने कुर्बानी देकर एक नया देश बना देगा, बांग्लादेश। आज भी दोनों का सेंटिमेंट एक जैसा दिखता है। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, इट इज बियॉन्ड द बाउंड्री।
क्लियर इतना? ऐसे ही पूरे दुनिया में देखोगे, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, बर्लिन का दीवार बनवा दिया एक आके कि भाई तुम अलग हो जाओ। दोनों जो छोटा छोटा ईंट खुला हुआ था जैसे इधर से उससे एक दूसरे को देख देते थे, भाई जल जाएंगे, हाथ घुसा करके उधर से वो रोटी ब्रेड पकड़ा दिया, इधर से वो पकड़ा दिया, परेशान था सब। एक दिन तोड़ दिया सब दीवार, भाई आ जाओ मिल जाते हैं, क्योंकि कल्चरली दोनों सेम, इमोशनली टच थे एक दूसरे से, समझ रहे हो? और अमेरिका दीवार के ऊपर जाके हेलीकॉप्टर से ऐसे ब्रेड गिराता था, आधा उधर गिरता था आधा इधर ये दोनों जल्दी दीवार टूट जाए, हेल्प कर रहे हैं मानवता के नाम पे। रसिया बैठ के सोता था, सब कुछ की जड़ यही है। अब तो समझ में आ गया। अब तो नेशन इंडिया क्या है, एक बुक है, नेशंस इन इंडिया। देयर आर सेवरल नेशन, थाउजेंड्स ऑफ नेशन इन अ पर्टिकुलर नेशन, दैट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया इज अ कलेक्टिव इमोशंस ऑफ सेवरल नेशंस। बहुत सारे राष्ट्रों का राष्ट्र है भारत, इसलिए एक राष्ट्र में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर हम एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी देन है कि हम क्रिकेट मैच होता है तो जरूर बोलते हैं, लेकिन तब भी कुछ नारा लग ही जाता है ना पाकिस्तान का, नहीं लग जाता है, स्वतंत्र रूप से लगा ही देता है, नौकरी चली जाती लोगों की। सट्टा लगाने वाले पाकिस्तान के फेवर में सट्टा लगाता है, जीत जाएगा पक्का हो, देख लेना, लगा दिया इतना बेट, चला। वो ओपिनियन है। इतनी भाषाएं, इतनी बोली, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी किसी दुनिया के देश में नहीं। इसलिए इंडिया जस्ट ट्राइंग टू बी अ नेशन। जब मनमोहन सिंह थे हमेशा ऐसे आते थे और शुरू हो जाते थे, इट इज अ ट्रिमेंडस चांसेस, शुरू होते थे बड़े आराम से, इट इज अ ट्रिमेंडस चांसेस टू इंडिया नाउ ट्राई टू बी अ नेशन, वी ऑलवेज फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर बट वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन आवर, ऐसे करके पूरा वो 15 अगस्त 26 जनवरी को शुरू होते थे। और मैं बड़ा बारीकी सुनता था, ये व्यक्ति सच बोलता है यार, इंडिया नेशंस नहीं है, जस्ट ट्राई कर रहा है ये। हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज से दौड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहां किसी भी तरह की स्टेबिलिटी अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, हमेशा उठापटक की स्थिति रहती, क्योंकि हमारा शेप एंड साइज क्या है, जितना बड़ा है उससे कई गुना बड़ा हमारी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी। इतने ज्यादा सेंटिमेंट को एक साथ रोक रख दिए हैं एक घर में, और एक व्यक्ति बांध के चला गया है, कितने महान होंगे जो रह ही रहे आखिर में। यानी ऐसा ब्याह कर दिया तिलक दहेज दे करके कि करके लड़के मर के झगड़ के हमें एक साथ रहना ही है, वही भारत की पहचान। इसलिए सब होता रहेगा उल्टा सीधा थोड़ा बहुत जो रहता है। बहुत अलग अलग आइडियाज के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, बस यही सोचना, समय समय पर वो अपना फुफकार देता रहता है। लंबा लेक्चर हुआ ना, कितना छोटा सवाल, कितना। तो व्हाट इज इंडिया बोलो सर, इस पे पूरा मेंस लिख सकते हैं आप। इसी को मेंस यूपीएससी वालों को एक हेडिंग डलवा देते थे कि डिस्क्राइब द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, और लिखो उस पर जो लिखना है। बढ़िया मैप बनाया, सारी चीजें बताया, डाइवर्सिटी दिखाया, सारी बातें लिख दो स्टेप बाय स्टेप, एग्जामिनर खुश हो जाता, क्या निकाला है इसने। उसमें कुछ प्रूफ रखना होगा, रीडिंग बेस, क्लियर है। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी है। आइए एक फेडरल स्ट्रक्चर को, नेशनलिज्म को आप समझ लिए, स्टेट एंड नेशंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर हुआ। इंडिया राष्ट्र बनने की कोशिश में है, प्रयास में है। यह एक राज्य अर्ध संघीय व्यवस्था के तहत संचालित लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सब आपके आंसर होंगे। अरे वाह, सो दैट इज इंडिया। अब बढ़िया आंसर दोगे ना। पहला शब्द मैं बोलता हूँ, एक शब्द में आंसर देने की कोशिश करो, फिर उन शब्द की डब्बी खोलो, फिर और खोलो, 2-4 और डब्बे उसमें मिलाओ, तब देखो जाके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आ जाओ। तो भारत एक देश है, ये एलकेजी बच्चा भी कहेगा ना, फर्स्ट क्लास वाला भी वही कहेगा, 5वीं तक वही कहेगा। लेकिन जैसे ही भारत देश में जोड़ दोगे कि देश कैसा देश, देश शब्द तो कंट्री के लिए यूज कर, कि जब सब पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट,
तो कैसा देश है? तब आपने कह दिया कि यह एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश है। लोकतांत्रिक देश में भी कैसा डेमोक्रेसी है? यहाँ पे अब आ जाता है विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी लीडेड इंडिया, तब आ जाएगा पार्लियामेंट्री, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या यूनिटरी, या एक बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया कैसा है? पार्लियामेंट्री, संसदात्मक लोकतंत्र वाला देश है, संसदीय व्यवस्था है यहाँ पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। साथ साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट कहोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ जनता चुनती है हम अपने प्रतिनिधियों को, एमपी और एमएलए को, और वो अपना मेन लीडर चुन करके कैबिनेट बनाता है और हम पर शासन करता है। दिस डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, इनडायरेक्टली रिलेटेड। क्लियर है ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। जितने भी सवाल इससे रिलेटेड होगा उसे क्या बोलेंगे? भूगोल। वेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, वेयर इज इंडिया, अब तुम्हारे लायक आया, बल्ले पे आया बॉल, बताएं इंडिया कहाँ है? बोलो जहां हम बैठे हैं। साहिबा हाँ कुछ बोल रहे थे। सदर्न एशिया में, साउथ एशिया का एक कंट्री। और कोई? हाँ, It lies in the northeastern hemisphere of the world. नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। चलो ये भी बहुत अच्छा आंसर। और कोई? वो तो हो गया, उसी का अंग्रेजी में बोले ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। आते हैं तो इसका आंसर बच्चों दो रूपों में दे सकते हैं। पहला, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वाइज, अक्षांश और देशांतर या देशांतर अक्षांश के हिसाब से दे सकते हैं इसका आंसर। और दूसरा दे देंगे कॉन्टिनेंट वाइज। और तीसरा अगर मन होगा ओशन वाइज भी दे सकते। उसका परिचय चल रहा है, उसको देखना है, अपने ही देश को देखना है बहुत ध्यान से, भारत। कॉन्टिनेंट वाइज भी दे सकते हैं ना। चलिए आते, दिस इज एंड दिस इज, दिस इज एंड दिस इज, क्या है ये? है ना। अब चलिए मान लेते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इंडिया यही है, इतना मान ही सकते हैं ना। तो साहिबा बताएं, इधर हमने नॉर्थ लिखा, इधर क्या लिखूं? बहुत ही नालायक। बहुत बढ़िया। इधर साहिबा बताओ ईस्ट लिखें, इधर क्या लिखें? भाई होशियार हो गया तुरंत। नहीं, और उसके जगह का लैटिट्यूड का नंबर डिजिट याद करवा देता हूं, मजे से कर जाओगे। चलिए अब देखो यहां पे देखो, अल्लाह अकबर, ये हमने क्या लिखा? 786। इधर से
क्या लिखा? ऐसे ही पढ़ना है, उर्दू ऐसे ही पढ़ा जाता है। और देखो इसमें हमने ऐसे कर दिया है ना, यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 786। नींद में भी गलती नहीं होगी अब, इधर उधर जो कर देते हैं सब करने, उधर से लिख देना 786 हो गया, याद हो गया पक्का? आइए अब इधर देखो, इधर का भी मजा आ जाए। देखो ये है बच्चों 5 और ये कितना है 2, दोनों जोड़ के कितना होगा? और 7 में 2 और जोड़ देंगे तो वाह मजा आ गया। कितना ठगता हूं मैं तुम लोग, पक्का? साहिबा 5 2 और 7 2, इतना पता होता कि 97 या 98 कुछ है, यहां तक तो सब चले जाते हो, उसके बाद मामला अटक जाता कि यार 96 97 था, क्या था। 2 5 का भी ध्यान रखना, 5 2 की 7 ही होना है, 90 के बाद है ये तो तय है ना, 87 तो नहीं बोलोगे ना कोई कभी भी, बोलो सर ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे ये बोल भी दिया, तो इसके आगे वाला हम घबराते हो, 2 5 था या इधर वाला 6 ले आया, इधर वाला 7 ले आया, कुछ गड़बड़ होता है, 7 तो जाएगा नहीं, डिजिट रिपीट करेगा, हो सकता है यहाँ 4 आने लगे या 6 आने लगे ऊपर वाला, इससे बढ़िया क्या करो 7 जोड़ के जितना होगा वही लिख दो, कितना 25 97 डिग्री 25 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। 2 लॉन्गिट्यूड हो गया बच्चों, अब आ जाओ 8 का आधा कितना होता है? ये तो आप आसान है, 8 डिग्री 4 मिनट, इसमें कहां दिक्कत। अब इधर आइए देखिए 37 डिग्री, अब यहां पे मैटर फंसता है कि हम 6 डालें 5 डालें 2 5 डालें 4 डालें, क्या डालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए तो आपने 786 लिख दिया, इसके लिए इधर से शुरू कर लिया, और 1 2 बार 3 बार जैसे ऐसे कर दोगे ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो डायरेक्ट ही लिख देते नहीं, अंदर की राज रखते ही नहीं, समझ लो, अंदर की बात की हमने याद कैसे करा होगा या आपको कैसे करवाया जाए, डायरेक्ट लिख देते। तुम लोग होते यार सर को सारा डिजिट एग्जैक्ट, उधर से मिला भी लेते बुकलेट, एकदम एग्जैक्ट जा रहे हैं सब, भगवान याद कैसे हो, ग्रेट। वो ग्रेट उरेट कोई नहीं होता, ग्रेट इसलिए है दुनिया में कोई क्योंकि वो सेक्रेट करके रखा है खुद को, नोबडी इज ग्रेट इन दिस वर्ल्ड। जन्म लिया इस धर्म में, हमारी तुम्हारी तरह ग्रेट कैसे हो सकता है? उसने अपनी बातों को शेयर नहीं किया है, उसकी कीमत वसूल है, दैट्स व्हाई ही इज और सी इज, कोई भी हो ग्रेट है। ग्रेट काहे का? तुम में हम में 1 पैसे का फर्क नहीं होना चाहिए 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, उम्र अनुभव में हो गई वो अलग चीज, और अगर फर्क है तो आई एम दी ग्रेट सर, सैल्यूटेबल है। उसके बाद क्या होता है, बगल में कंधा हरा लेते हैं सब, अरे अपने ही सर हैं, क्या अंग्रेजी बोलते हैं, फटा हुआ इंग्लिश है इनका, क्या भूगोल पढ़ाते हैं, हमें मजा आता, मुस्कुराता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आई, क्योंकि ग्रेट नहीं बनना है ना, हमें बराबर बनाने की कोशिश करना, अपने लेवल पे लाने की कोशिश करना। सीक्रेट हर कोई शेयर कर दे, सबका डेवलपमेंट हो जाएगा, हर कोई ग्रेट बनने की कोशिश में होता है, खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में होता है, इसलिए वो ग्रेट है। बच्चा लोग लॉन्गिट्यूड बाय लैटिट्यूड बाय दे दिया आंसर, पहला आपने काम पूरा कर लिया। कॉन्टिनेंट वाइज तो आप लोग होशियार हो ही चुके हैं, है ना, एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में, इसलिए ये साउथ एशिया में लोकेटेड है, राइट। अब देखिए इसमें 2 चीजें समझ में आई, एक तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ग्लोब पे जब हम देखते हैं बीचों बीच ऐसे बांटते हैं और इधर से भी ऐसे बांटते हैं, तो इंडिया की कंडीशन इस कॉर्नर में आता है, इसलिए इसको शॉर्ट में बोल भी देते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये है, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच इंडिया लोकेटेड है, और अच्छे से समझा सकते हो। ये इंटरव्यू मुझे ये इंट्रोडक्शन दिया गया था बीपीएससी के, जिसमें फर्स्ट रैंक था और एक ही नंबर काटा गया था क्योंकि वो देना मना था कमीशन। 99% नंबर है 2-3 बार अलग अलग इंटरव्यू में, छोटी छोटी चीज़ों पैसे। हमारे बच्चों ने भी लगभग 95% ले ही आई। अभी निकी ने लाया था मोर देन 90% इंटरव्यू मार्क्स। ठीक है, क्लियर इतना? तो आपने वेयर वाला भी लगभग बता दिया। हाँ बोलो। हाँ, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड नहीं हुआ, ये भी ईस्ट हुआ और ये भी ईस्ट हुआ ना, नहीं? और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अगर एक स्फेयर को बांटते हैं नॉर्थ साउथ बाय तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है ये? अब जरा बताइए ओशन वाइज, ये और मजेदार चीज है। बताइए इंडिया, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी कि 3 ओर से इंडियन ओशन से घिरा हुआ देश भारत है। इट इज सब कॉन्टिनेंटल और पेनिनसुलर कंट्री, नहीं बोलते हैं ना उपमहाद्वीप कहा, इतना बड़ा है। 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो ओशन वाइज भी आप समझा दिए। इंडियन ओशन के इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट को बे ऑफ बंगाल और वेस्ट वाले पार्ट को अरेबियन सी कहा जाता है। क्लियर है? परिचय में ही जा रहे हैं। अब देखिए, अब हाउ मेनी नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, है ना? पड़ोसी देशों की संख्या कितनी, पहले संख्या बताएं कितनी है? 9 है सर, 9 कितनी? 9। 7 जो जमीन से जुड़े हुए हैं, 2 जो जमीन से नहीं जुड़े हुए। तो आप कह देंगे 9 है और 9 में 7 जो है बाउंड्री बनाती है जी सर, और 2 देश जो है वो नहीं बाउंड्री बनाती, राइट? तो पहले तो ये आंसर हो गया आपका, है ना? अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं बोल दिया 7 और 2 डाल दीजिए आप, बात खत्म हो जाएगी। अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम से बताएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन से पड़ोसी देश सटा हुआ है, नहीं? अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बाउंड्री, डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द बाउंड्री भी डाल दोगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। सीमा की घटती हुई लंबाई के आधार पर बताएं डिक्रीजिंग लेंथ। आते आते हैं, बांग्लादेश है। समझ गया मैं। आ जाओ, देखो आप सबने बचपन में एमबीए किया है? बोलो सर सपना था। बचपन से क्या सपना था? एमबीए करने का, लेकिन बीए करके फंस गए। एक तो ये दुख हो सकता है, दूसरा होगा कि हम लोग बचपन में ही एमबीए कर चुके थे। कैसे घुमाना फिराना है ना गार्जियन को उल्टा सीधा झूठ बोल के पिटा भले जाते थे, लेकिन एमबीए हो चुका था, वो भी मैनेजमेंट कर ही देते थे हमारा। बचपन में क्या किया? बोलो MBA। बी से बताइए कौन सा कंट्री होगा? बोलो बांग्लादेश। CH से चाइना। P से नाम ना लो। N से नेपाल। M से म्यांमार।
बी से फिर भूटान, भूटान, और ए से अफगानिस्तान। है ना? अच्छा, जैसे ओशन वाइज किए थे ना, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कंट्री वाइज बताओ इंडिया की कंडीशन अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, भारत क्षेत्रफल के अनुसार देशों में कौन से पोजीशन पे है ना? पता ना? तो उसके लिए आप कहेंगे मेरे घर, किसके घर? मेरे घर। एक कुक आती थी काम करने, नाम क्या था? रकूक बाई। क्या नाम था? क्या नाम था? रकूक बाई। आर से रसिया, आर से रसिया, रूस। सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से फिर चाइना, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से अपना इंडिया। 7th पोजीशन पे आ जाएगा इंडिया। ठीक है? कश्मीर के कुछ हिस्सों को और पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने हिस्से में दिखाता है, इसलिए कुछ गाइड या बुक्स में चाइना को यूएस से पहले रख दिया जाता है। ऐसे अफवाहों में नहीं पड़ना है, हमारा है तो हमारा है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है? कई बार यूएस से ऊपर क्या लिख देता है? चाइना, तो कंफ्यूजन। एनसीईआरटी इसी को फॉलो करता है और नोट भी करवाए हो इस बात। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। और पड़ोसी देशों की आपने लेंथ ऑफ द बाउंड्री देख ही लिया, है ना? अब हम देखो देश के बाहर बाउंड्री तक आ चुके हैं। भारत चारों तरफ करीब करीब देख लिए, नहीं? सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के, ये भी हमें अब समझ में आ रहा। और दो बिना बाउंड्री वाला कौन सा है? ये तो 7 हुआ ना, श्रीलंका और मालदीव, है ना? एक साउथ ईस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में। है ना? दोनों चरणों में, भारत के चरणों में, लड्डू की तरह। नहीं, ठीक उसी तरह जैसे श्री राम के चरणों में बजरंग बली रहते, बैठे हो बिल्कुल ही गदा ले। नहीं, श्रीलंका भी आराम से रहता है, और बगल में गणेश जी का लड्डू टहल रहा है, माल। ऐसा जेब से पैसा निकाल लीजिए आप। कंपनी वाले हैं, सस्ता लोन लीजिए। ऐसे ही देश कर्ज में डूब रहा है। मोदी जी 45 लाख करोड़ का लोन ले चुके जापान से। आए बच्चों, क्लियर है? अब देश के अंदर, अब आप लोग कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें। हेडिंग डालेंगे होमवर्क। क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख के बच्चों मॉडल बता दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है? और उसी लैंग्वेज को सब में लेना। स्टेट्स लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से सटे हुए, बांग्लादेश से संलग्न राज्य भारत के कौन कौन से। अब आपको सबसे पहले देखो आंसर में क्या, यहीं पे आंसर होगा आपका, उसके लिए जगह छोड़ना। नंबर पहले बता देना कितने हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कितने हैं, और फिर उसका नाम। एक का आंसर देख के बता दो,
लिख के मैप निकालिए इंडिया का, एटलस का भी यूज होगा ना, पैसा खर्च किए उस भारत का मैप निकालिए, लाए हैं। अच्छा चलेगा, सब नया साल में देखना। सर 5 स्टेट्स लगती है इससे। बांग्लादेश, बांग्लादेश 5 स्टेट्स लगती है सर। 5, तो आप नंबर ऑफ स्टेट्स की जगह क्या लिखेंगे? 5, और नाम लिख देंगे उसका। वेस्ट बंगाल, आप लाइन से भी लिख सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गया क्वेश्चन का डेमो, है ना। अब इसी तरह से आप करेंगे तो गैप उतना उसी हिसाब से छोड़ना, ठीक है। इसी बहाने इंडिया मैप के एकदम रग रग पे चले जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख दीजिए। वही सेम, अब चाइना हो जाएगा, स्टेट्स लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ चाइना। इसका आंसर के लिए गैप छोड़ देना, जगह छोड़ते जाना, ताकि सीरीज में चलता रहेगा, है ना। आप लोग लीजिए चीन की सीमा पर बसे हुए राज्य लिख दिया, पाकिस्तान लिख दीजिए इसी तरह से, थोड़ा गैप करके। क्वेश्चन अब बनाते जाओ, खुद से हो जाएगा। खुल करके पेज छोड़ो, खुल करके लिखो, आराम से 4-5 पेज जाने दो, बढ़िया से खोजोगे इसको, लिखोगे। ऐसे नेपाल 55 हो जाएगा, फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और लास्ट में अफगानिस्तान। इसका उद्देश्य है आप मैप को, भारत को बहुत गौर से देखेंगे आज जा करके। बुकलेट सबके पास है ना। इंडियन ज्योग्राफी। हाँ हाँ, ले लेना, मिल जाएगा। पूनम और ये 2 हिंदी के हो गए, आर्यन का इंग्लिश का हो जाएगा। अब समय आ गया ना इन सब चीज़ों, नहीं देखने देता हूँ ना ऐसा कॉर्नर कि बेवजह अपना जो सामने है उन्हें खा के दूसरे थाली में दूसरे पैकेट जरूर खोलेगा, उसमें क्या है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अब देखो ध्यान है, प्रश्न समझ लेना, अपने हिसाब से भी प्रश्न बना सकते हो। द स्टेट्स लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ, लोकेटेड ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट और नाम लिखो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या व नाम। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या और नाम। टोटल नंबर गिन लोगे बढ़िया से। अब जैसे हमने स्टेट्स डाला ना, उसमें आप क्या करोगे, आपको पता ही है कि इंडियन स्टेट्स जो है वो यूनियन टेरिटरी और है ना स्टेट, इन दोनों में डिवाइडेड है। आप क्या करोगे, मान लो कि टोटल नंबर आपने निकाला 17, 19, 20 जो भी निकाला, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो यहाँ ध्यान से। मान लो 20 निकाला, 20 निकाला, 20 में आपको लिख देना है कि सर 3 या 2 या 1 यूनियन टेरिटरी था और इतना स्टेट था, कुल मिलाकर के 20 था, उसके नाम लिख दोगे, ठीक, क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। पूनम बात समझ में आई? नहीं आएगा कैसे आएगा, कुछ लिख रहे थे तुम, अब ना समझा रहे, ये तो समझा दो, पैसा लेना समझाने, ये ध्यान रखना। अब ध्यान देना, स्टेट्स लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ओशन, आप लिख दीजिए समुद्री तट पर स्थित राज्यों की संख्या व नाम। ओशनिक जो कोस्ट है उस पर स्थित राज्यों की
संख्या भी बोलेंगे, उसका नाम भी बोलेंगे। क्लियर है? अब अगला लिखना है, आपको पहले समझना है प्रश्न। वे राज्य जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है ना कोस्ट पे, है ना, बीच का होगा ना, तो लिखिए लैंडलॉक जिसको बोलते हैं ना, तो लिख दीजिए लैंडलॉक्ड स्टेट्स which are not located on the international boundary and oceanic coast। इन सब में देखोगे गरिमा वगैरह इतना बढ़िया से किया है इस पे काम, है ना, नाइदर नॉर भी जोड़ सकते हो, ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे है ना ही ओशनिक कोस्ट पे। हाँ, हो जाएगा। अब मैप को ध्यान से देखोगे, बीच बीच का खोजोगे, हरियाणा खोजोगे, फिर कहोगे सर एमपी भी लग रहा है, फिर छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, ये सब किसी पानी से टच नहीं करता, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री से करता है। एक अगला क्वेश्चन और है, समझना, स्टेट्स जो दोनों को टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को भी और कोस्ट को भी, लिख दीजिए वे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों को टच करता है, दोनों पर स्थित है। कहोगे हमारा बंगाल, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व और समुद्री सीमा दोनों को टच करता है। State touching both international boundaries as well as ocean. हाँ, अब देख रहे हो मैप कितना बारीकी से देखोगे तब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज टच करके पकड़ लोगे। अगला नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, एंड देयर लोकेशन। यूनियन टेरिटरी क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और उसकी अवस्थिति, नेम एंड लोकेशंस। अब देखो ध्यान देना, क्या बोलते हैं, नंबर्स एंड लोकेशंस बोला ना, तो नंबर में कितना बोलोगे, जैसे मान लो आपने कहा 8, राइट, तो 8 को 3 पार्ट में डिवाइड करना, इनलैंड हो जाएगा या मेनलैंड कहो, जो मुख्य भूमि में, कोस्टल हो जाएगा जो तटवर्ती है, और आइलैंड पे हो जाएगा। द्वीप पर स्थित कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है, कोस्ट पर कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है, और मेनलैंड में कौन कौन सा। अपना ही देश है, कहाँ जानकारी, लेकिन देखना है अब ध्यान से, राइट, नहीं पता, जैसे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, तो 4 आपका उसमें चला गया, नहीं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, बोलो 2 प्योर आइलैंड पे चला गया, और दादर नागर हवेली और पुडुचेरी हो जाएगा ना। तो ये बारीकियां होंगी, ये देख के उसको बगैर आंख से चश्मा निकाल के और तब लिखना है, याद नहीं करना कभी भी, लोकेशन ध्यान में आएगा, राइट। कैपिटल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी पहले डाल दो, नेम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी,
ये सब होमवर्क में आराम से दिन भर का काम है, कल यहाँ आके या घर पे बैठ के कर सकते हो आराम से। मैपिंग का वर्क है, बुकलेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम इंडिया के इंटरनल पार्ट में घुसेंगे या अभी फिजिकल एक्सटर्नल पार्ट पे रहेंगे। जैसे कॉन्टिनेंट के चारों तरफ घुमाया ना, भारत के भी चारों तरफ घुमाएंगे। फिर इंटरनल पार्ट में जाएंगे, कॉन्टिनेंट के माउंटेन पढ़े ना, प्लेचू पढ़े, लेक्स, डेजर्ट, रिवर्स सब पढ़े ना, वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं जो उस समय छोड़वाया था। क्लियर है? आइए, तो आपने यूनियन टेरिटरी का डाल दिया, ऐसे स्टेट्स का डाल दो। 28 राज्य भी हैं, उनकी राजधानियां बकायदे एटलस पे हाईलाइट करके, उसको नए नक्श देख करके, कहाँ पर है ईटानगर, कहाँ पे है इम्फाल, समझ रहे हो, कहाँ पे है आइजोल। नहीं, ध्यान से देख के फिर लिखना है। मेरा ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव लिखवाने का एक ही मकसद है, मैप बारीकी से इसका आंसर वहां दिया, ओपन बुक कंपटीशन, ठीक है। और जब ये कर लेते हो तब आपस में जैसे पहले आ गए है ना, तो वैसे भी खुल जाएगा जल्दी ही, धीरे धीरे। आज पहला दिन शुरू ही किया था इस सेशन का, अदरवाइज 11 बजे तक आता था मैं आराम से। और वहां पे तो आपको वो स्टाफ ही परमानेंट रहेगा, वो तो सुबह सुबह ही सफाई वफाई करेगा खोल के, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप बाकायदे देख के ढंग से अच्छे अच्छे कलरफुल तरीके से कॉपी में भरो। और फिर जो बुकलेट में खाली जगह मिलेगा, ब्लैंक मैप भी है, उन सब पे कुछ कुछ काम दे दूंगा। पहला मैप आप उसमें फुलफिल कर देंगे, जैसा कि ऑक्सफोर्ड का मैप इंडिया का। अब इंडिया का पॉलिटिकल मैप निकालो ऑक्सफोर्ड में, और जिस स्टेट का नाम ले उस पे हाईलाइटर चला दोगे, कहानी खत्म, यहीं पे खत्म करेंगे क्लास। सबसे पहला लद्दाख से शुरू कीजिए, हाईलाइटर लीजिए, और ऐसे ही आपको जीवन भर बोलना है। कहीं भी कोई पूछे ऐसे ही सुनाना है जैसे अभी हाईलाइटर चलाओगे। ध्यान रहे, ये नहीं कि खेते खेत कहीं का कुछ बोला, भगवान, अल्लाह अकबर, हाँ, नहीं अगले को दुख ना हो कि खाली भगवान का नाम लेता है। अभी जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, तुम लोग मिसाइल निकाल रहे हो अपना। तो सबसे पहले लगाइए लद्दाख, और वहीं से आप बोलेंगे भी। फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब देखो जा रहा है ना, देखो सीरीज देखो बच्चों कैसे बनाना है। जैसे यहां से ऐसे चले ना, ऐसे उतरे, तब आप देखो एक लाइन पे चल रहा है, माइंड को आपने एक रास्ता दिया है, एक बिल्कुल ही सॉफ्ट रूट मेंटेन करना है। जब भी कुछ सुनाओ कुछ बोलो, ये नहीं कि कभी खेत के उस किनार पे कभी उधर कूद गए, ध्यान रखना। यहां से फिर बच्चों हम ऐसे रूट बना रहे हैं, ऊपर देखते हुए चेक करते हुए, ऐसे करके आके हम सिक्किम के पास रुकेंगे पहले। तो चलिए, तमिलनाडु के बाद थोड़ा ऊपर बढ़ी, आंध्र प्रदेश, उसी से एक नया बना तेलंगाना, है ना। फिर देखो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मेन लैंड का देखो सारा हो गया। अब हम पर्वतीय राज्यों की तरफ चलेंगे। यही सीरीज होना चाहिए कि यहां पर आप आकर के ऐसे करके रुक गए। अब देखो यहां से सिक्किम से देखो कैसे चलेंगे, यहां पहले लाइन देखो, रूट मेंटेन करना, जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उतरते समय असम,
फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर मिजोरम, और फिर आया त्रिपुरा, और ऊपर मेघालय। तो एक सीरीज है माइंड का, तो कोई राज्य छूटेगा नहीं। आप कभी कहोगे मणिपुर, कभी कहोगे असम, कभी कहोगे मेघालय, पता लगा कि त्रिपुरा गायब है, कभी मिजोरम गायब है। ये नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम माइंड को दोगे, वो चुनते हुए चल जाएगा। समझ लो, कभी कोई काम, मान लो इस रूम की सफाई होगी, एक पत्ता यहाँ चुना, एक पत्ता वहां चुना, कभी वहां उछल कूद बंदर, कभी रूम की सफाई होगी। एक सीरीज में चलते हो ना सिस्टम में, तो छोटी छोटी चीजों से सिस्टम सीख सकते हो। ज्योग्राफी नाम है सिस्टम का। सिस्टमेटिक नॉलेज इज ओनली द नॉलेज, अदरवाइज क्या है, जिगजैग है। समझ लो, दूसरे को ठगने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, बोलो लद्दाख। फिर क्या कहा था, जम्मू एंड कश्मीर। फिर क्या कहा, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड। आइए फिर इधर से पंजाब, उसके साथ सटा हुआ, फिर और फिर नीचे उतरे, छोटा सा, फिर बड़ा सा, छोटा सा, इधर से इसी से हटा हुआ, और इधर से सटा हुआ, इधर उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर, और ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये, और फिर ये, और फिर ऐसे करके यहाँ से सिक्किम, फिर उतरे, फिर मेघालय। ठीक है, ऐसे ही रखना है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो ये आ हो गया ना, ए करके, दोनों एक साथ हुआ ना, ए करके, असम, अरुणाचल। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि ये एम और एम एक साथ, नागालैंड को बीच में नहीं लाना है। और चूंकि ये नीचे लटका हुआ है, इसको मजा आ रहा है, इधर से हवा आ रही है ना बढ़िया से। मिजोरम है, मजा, मिजोरम, तो बीच में क्या है, मणिपुर। तो नागालैंड के बाद मणिपुर, और फिर मिजोरम, मजा आ रहा है। और इधर है त्रिपुरा, इसी में थोड़ा तिरा गया, त्रिपुरा है। इधर क्या है, मेघालय, एक ही बची रहा। तो और ओरिजिनल भी ध्यान से रखना है। ये तो मैं गवाही कुछ इसलिए बोल दे रहा हूँ कि कुछ कुछ लिंक करो, और साफ साफ चेहरा भी देखो। आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं देखना है यूट्यूबर किसी का भी, समझ लो। हाँ, तो आप बारीकी से देखेंगे, और फिर 2 बार 4 बार 5 बार बोल लेंगे, मजबूत हो जाएगा, इंडिया का बेस शुरू हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है ये? तो ये आपका, हम अंदर की चीजें भी देख लिए, दुनिया के सामने भी देख लिए, लोकेशन समझ में आ गया, नेशन स्टेट्स जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्लियर हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट आगे से हम लोग, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हुआ, तो यहां सर क्रीक से चलेंगे, एक एक चीज देखते हुए, एक एक किनारे पे सबको ढूंढते, परखते हुए, ऐसे करके यहाँ तक देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड है, कौन कौन सा क्या बोलते हैं क्रीक है, कौन कौन से वहाँ पर बे है या गल्फ है, समझ रहे हो। ये सब करते हुए केप कौन सा है, और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड का सीरीज है, और लक्षद्वीप में कौन कौन से है, इनके बीच कौन से पैसेज स्टेट या चैनल है। तो आउटर फिजिकल लोकेशन कंठस्थ हो जाएगा। फिर इंटरनल पे चलेंगे, और फिर पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स, और ऐसे करके सीरीज में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है इतना? आज के लिए इतना ही बच्चों। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से शुरुआत करना।